नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज की टॉपिक है खाद्य पर्यवेक्षण एवं संग्रह। पर्यवेक्षण एवं संग्रह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो जल्दी नष्ट न हो, उनको सभी सीजन में यूज़ किया जा सके, सभी मौसम में वो उपलब्ध हो सके, इसलिए उनका पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण की परिभाषा है भोज्य पदार्थों में मूल आकार, किस्म एवं रूप को परिवर्तित करके या परिवर्तित किए बिना ही उनके पोषक मूल्य को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति एवं दीर्घकाल तक सुरक्षित करने की विधियां एवं तकनीकी को खाद्य पर्यवेक्षण कहते हैं। खाद्य पर्यवेक्षण के कुछ सिद्धांत है, जैसे खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, जिससे कि सूक्ष्म जीव अगर नष्ट हो जाएंगे तो खाद्य खराब नहीं होंगे खाद्य पदार्थ। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का हास्य करना या रोकना, भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना जिससे वो सुरक्षित रह सके। भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली जो क्षति होती है उसको रोकना ताकि उनको लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम को निष्क्रिय करना और यांत्रिक या भौतिक कारणों से जो होने वाली क्षति है उसको रोकना। खाद्य पदार्थ जो है, जो भोजन है, वो खराब होने के कुछ कारण है। पहला है सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना, इसमें आपके जीवाणु, फफूंद और खमीर है। जीवाणु जो आते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और ये जो है आपके मिट्टी, हवा, धूल, पानी में रहते हैं और अगर इनको उचित ताप, नमी, वायु इनको मिले तो ये दो में विभाजित होकर तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं उनके 4 अलग अलग समूह होते हैं जो निम्न प्रकार है। साल्मोनेला समूह है और बोट्यूलिज्म समूह है, स्टेफिलोकोक्काई समूह है और क्लस्ट्रिडियम वेलकोर्ड है। इसमें से साल्मोनेला समूह जो है, इस समूह से जो जीवाणु है उससे टाइफाइड, डायरिया जैसे रोग होते हैं। इस जीवाणु में जो सबसे हानिकारक है वो है सालम टाइफ्यूरियम। ये सालम टाइफ्यूरियम जो है ये व्यक्ति के सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अब आते हैं बोट्यूलिज्म समूह में। बोट्यूलिज्म समूह में मुख्यतः है बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम और एरानोप। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं आपके नेट में। तो बोट्यूलिज्म समूह के जो जीवाणु होते हैं ये एक बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं जो आपके कैनिंग और बॉटलिंग प्रक्रिया होती है, डब्बा बंद वाली प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन संरक्षित करते हैं, उसमें ये क्या होते हैं, जीवाणु जो है हवा की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं और भोजन को विषाक्त करते हैं। तीसरा है स्टेफिलोकोक्काई समूह। स्टेफिलोकोक्काई समूह जो है ये मुख्यतः मनुष्य के घाव, फोड़े, फुंसी, बाल, नाक आदि में होते हैं और जो घाव से निकलने वाले पीप या मवाद होते हैं इनकी संख्या अधिक होती है और ये जीवाणु भी भोजन में पहुंचकर उन्हें सड़ा डालते हैं। क्लस्ट्रिडियम वेलकोर्ड जीवाणु जो है ये भी भोजन में उपस्थित होते हैं, ये बासी भोजन में उपस्थित होते हैं और इनकी वृद्धि जो है 30 से 50 सेल्सियस पर अधिक होती है। ये मिट्टी, हवा, पानी, मनुष्य, जानवरों के मल में उपस्थित होते हैं और भोजन में विभिन्न माध्यमों से पहुंचकर उन्हें दूषित कर देते हैं। दूसरा है फफूंद। फफूंद में क्या है कि ये वनस्पति श्रेणी का सूक्ष्म जीव है और फफूंद भोजन में माइकोटॉक्सिन विष उत्पन्न करता है जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है और इसकी वृद्धि तीव्र गति से 20 से 30 सेल्सियस पर होती है और नमी और स्थिर वातावरण की वृद्धि, इसकी वृद्धि में नमी जो होता है इसकी वृद्धि में सहायता करता है। पनीर हो गए, फल हो गए, डबल रोटी, जैम आदि में फफूंद जो है सफेद कोमल आवरण के रूप में जम जाता है। तो खाद्यान्नों को प्रभावित करने वाले जो फफूंद होते हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया, खेत का फफूंद और भंडार का फफूंद। जो खेत का फफूंद होता है उसमें क्लेडोस्पोरियम, अल्टरनेरिया और फ्यूसेरियम, और भंडार का जो फफूंद होता है उसमें एस्परगिलस, पेंसिलियम और स्पोरेडोनिया है।
और सामान्यतः जो होते हैं सभी फफूंद हानिकारक तो नहीं होते, कुछ फफूंद जैसे होते हैं स्वाद में वृद्धि भी करते हैं खाने के, जैसे कि पनीर में उपस्थित जो फफूंद होते हैं उससे स्वाद में वृद्धि होता है। अब आते हैं खमीर। खमीर एक क्या है कि शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ है। तो खमीर ये जो है इसी के कारण क्रिया इन्हीं के द्वारा खमीरीकरण की होती है शर्करा के कारण। तो खमीर की क्रिया द्वारा शर्करा अल्कोहल जो है कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। और यदि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह क्रिया लगातार होती रहती है जो तो भोजन जो है वो सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो खमीर जो है उपयुक्त ताप एवं नमी की उपस्थिति में तीव्रता से वृद्धि करता है। भोज्य पदार्थों के खराब होने के कुछ और भी कारण हैं, जिसमें से एक है कीड़े मकोड़े, चूहों एवं पक्षियों द्वारा नष्ट होना। जो ये खाद्य पदार्थ है उसमें आपके कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या चूहे खा जाते हैं, पक्षी उन्हें नष्ट कर देते हैं, ये भी कारण होते हैं भोज्य पदार्थ के खराब होने के। भोजन का अपने आप भी नष्ट होते हैं, जैसे कि एंजाइम की क्रिया द्वारा भोजन जो है जो फल होते हैं या अनाज होते हैं वो एंजाइम की क्रिया से पकते रहते हैं अपने आप। जो पकने की एंजाइम की क्रिया होती है लगातार होती रहती है, तो एक स्टेज के बाद ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे कटे हुए सेब है, नाशपाती है, इसमें एंजाइम की क्रिया के कारण ही इनका रंग भूरा या काला हो जाता है और ये खराब हो जाते हैं। और शीतल वातावरण में इनकी क्रिया मंद गति से होती है, अतः जो फल सब्जी होती है उनको संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज, चिल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यांत्रिक या भौतिक कारणों से नष्ट होना। जैसे जब भोज्य पदार्थों को सही ढंग से पैक करके नहीं रखा जाता है तो वे नष्ट हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे अंगूर, टमाटर जो है इनको संग्रह करने के लिए वो टोकरी में सबसे नीचे इनको रख दिया जाए, उसके ऊपर आलू, प्याज, कटहल, लौकी आदि रख दिया जाए तो ये नीचे दब कर खराब हो जाएंगे। हमें खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हम खाद्य को परिरक्षित करें? तो जो खाद्य पदार्थ है ये वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना, इसलिए खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हमें सीजनल होते हैं तो उनको हर मौसम में हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन खाद्य परिरक्षण के द्वारा उन्हें हम हर मौसम में प्राप्त कर सकते हैं। आपका इसमें घरेलू उदाहरण अगर देखा जाए तो आपका अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, इनको परिरक्षित करके आम के अचार हम हर मौसम में खा सकते हैं। उसके बाद है पोषण मूल्यों में वृद्धि बढ़ोतरी के लिए। तो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको कि हम किसी पर्टिकुलर मौसम में मिलते हैं, उनको अगर परिरक्षित किए जाए और उसको जैसे कि पालक हो गया, उसको हम आटे के साथ यूज करके उसके पोषण में वृद्धि कर सकते हैं। दैनिक आहार में विविधता लाने के लिए, भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, वो खराब ना हो जाए, जैसे दूध है, दूध को हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक हम उसका प्रयोग कर सकें। आर्थिक बचत करना, अगर खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चलेंगे तो हमारी आर्थिक बचत भी होगी। और पोषण स्तर में सुधार लाना, आपातकाल की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सकेगा, क्योंकि जब खाद्य पदार्थ आपका संरक्षित रहेगा तो आवश्यकता पड़ने पर उनका हम उपयोग कर सकते हैं। यात्रा प्रवास के समय में लंबे दूरी पे जाना है तो खाद्य पदार्थ आपकी जल्दी खराब ना हो जाए, परिरक्षण से आप उसको लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों को सभी लोगों तक पहुंचाने में रोजगार का अवसर इससे मिलता है और भोजन को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाता है। समय, धन व शक्ति की भी बचत होती है। खाद्य परिरक्षण की कुछ विधियां हैं, जिसमें कि पहला है अरोगाणु अरोगाणुता की विधि।
इसमें क्या है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोका जाता है। यदि भोजन में सूक्ष्म जीव प्रवेश भी कर गए तो उनकी क्रियाशीलता नष्ट कर दी जाती है। और प्रकृति भी इस विधि द्वारा अनेकों भोज्य पदार्थ का संरक्षण करती है, जैसे कि केला, नारंगी, नारियल, नींबू, अखरोट, मूंगफली, लीची, पिस्ता, सेब आदि का जो बाहरी आवरण या छिलका होता है वो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है। और इसके साथ साथ जो सेब, केला, आम, लीची, अमरूद, संतरा आदि फल हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिक्री हेतु ले जाना पड़ता है, तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। तो उन्हें ठीक प्रकार से संग्रहित करके नहीं भेजा जाए तो ये खाद्य पदार्थ रास्ते में ही सड़ गल जाते हैं। अतः इन फलों पर कुछ रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव फल के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। और जैसे पकी हुई सब्जियां हो गए और अन्य खाद्य पदार्थ, दूध, दही, चावल, रोटी आदि है, इनको ढककर रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सूक्ष्म जीव एवं कीड़े मकोड़े इसमें प्रवेश न हो पाए। एक विधि है वायु का विलोपन। वायु का विलोपन जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि, विकास, गतिशीलता के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो हवा के बिना सूक्ष्म जीव या तो मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वायु का अगर पूर्ण विलोपन कर दिया जाए इस विधि द्वारा, भोज्य पदार्थ को संग्रहित किया जाए, तो जैम जैसे हो गया, जेली हो गया, अचार, मुरब्बा, शरबत आदि जो पैक करते हैं, इनको करने से पूर्व वायु का पूर्ण विलोपन कर दिया जाता है और बोतलों या डिब्बों के ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है। तो उन्हें अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। और मोम की परत चढ़ जाने से वायु का प्रवेश बोतल या डिब्बे में बिल्कुल भी नहीं होता है। इस कारण सूक्ष्म जीव भोजन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और भोज्य पदार्थ लंबे समय तक चलता है। दूसरा भौतिक विधि है रासायनिक विधि, किण्वन या खमीरीकरण विधि। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि भौतिक विधि है, प्रशीतन विधि जो है, ये इसमें जो है जो तापक्रम होता है 4 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के बीच में रहता है, क्योंकि ठंडे तापक्रम पर ये जो मांस, फल, दूध है ये जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि इनको सड़ने वाले जो है, सड़ाने वाले जो एंजाइम और सूक्ष्म जीव है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इनकी वृद्धि एवं क्रियाशीलता के लिए उचित तापक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसका या तो ये मर जाते हैं और या तो निष्क्रिय हो जाते हैं। परंतु कुछ कई जीवाणु ऐसे भी हैं जो इस तापक्रम पर नहीं मरते हैं। उसमें एक है स्टेफिलोकोक्काई, ये इस तापक्रम पर नहीं मरता है। दूसरा है हिमीकरण विधि। हिमीकरण विधि में जो तापक्रम होता है वो 20 सेल्सियस से 0 सेल्सियस बहुत ही ठंडा होता है। और इसमें क्या है कि कुछ विधियां और हैं, जैसे गहरी हिमीकरण विधि है। इसमें भोज्य पदार्थ को 18 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है, जैसे कि मछली, मांस, दूध, आइसक्रीम, दही, सूप आदि को इस विधि से संरक्षित किया जाता है। मछलियों एवं हरे पत्तेदार सब्जियों को संग्रहित करने हेतु इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। और गहरी हिमीकरण क्रिया को 2 तरीकों में से किया जाता है। पहला है तीव्र गहरी हिमीकरण विधि और दूसरा है मंद गहरी हिमीकरण विधि। तीव्र गहरी हिमीकरण विधि जो है, इसमें तीव्रता से खाद्य पदार्थ को, भोजन को ठंडा किया जाता है, जिससे कि बर्फ के कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और छोटे रहने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि भोजन का जो मूल स्वरूप है उसका नाश नहीं होता है। साथ ही ये जो तीव्र हिमीकरण है उसमें उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो है वो क्रिया नहीं कर पाती है और उनका नाश हो जाता है। इससे फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि को संरक्षित करते हैं। मंद हिमीकरण की जो क्रिया है उसमें खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिसके कारण कि जो बर्फ का आकार है वो क्रिस्टल जो है वो बड़े बनते हैं और भोजन के कोशिकाओं को फाड़ देते हैं, जिसके कारण भोजन का जो मूल स्वरूप, आकार, आकृति है उनका परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि मंद हिमीकरण से बैक्टीरिया, एंजाइम भी क्रिया करते रहते हैं, जिससे भोजन के स्वाद, रंग, गंध में परिवर्तन हो जाता है।
कुछ और हानियां होती हैं इससे, जैसे कि मंदहिमीकरण से, जैसे कि दूध एवं क्रीम से निर्मित जो सूप है फट जाते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों का मूल स्वरूप बदल जाता है। भोजन में निहित एंजाइम के ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण फलों एवं सब्जियों का रंग बादामी हो जाता है, और ठंडी क्रीम में भौतिक परिवर्तन आ जाता है। यदि क्रीम को गर्म सूप अथवा अन्य भोज्य पदार्थ पर डाला जाता है तो सूप के ऊपर वसा के छोटे छोटे कण तैरने लगते हैं। नेक्स्ट है चिल स्टोरेज, ये भी हिमीकरण विधि के अंदर है। चिल स्टोरेज जो है आपका 32 फ़ारेनहाइट से 45 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, और इसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ जैसे चीज़ व पनीर को 45 फ़ारेनहाइट पर, और अंडा, दूध, दही, अन्य भोज्य पदार्थ जिन्हें अल्प समय तक रखना होता है उनका तापक्रम 35 फ़ारेनहाइट से 40 फ़ारेनहाइट रखा जाता है, और ताजे फलों एवं सब्जियों को 35 फ़ारेनहाइट पर संरक्षित किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में 0 फ़ारेनहाइट से 32 फ़ारेनहाइट तक होता है तापक्रम, और इसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर जैसे कि मांस, मछली, अंडा, मक्खन, सब्जियां आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके हेतु तापक्रम अनुसार है, जैसे कि मक्खन को 25 से 30 फ़ारेनहाइट पर, मांस मछली को 15 से 18 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य या सेलार स्टोरेज। सामान्य सेलार स्टोरेज में तापक्रम आपका 15 सेल्सियस से कम होता है। इस तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, साथ ही भोजन में उपस्थित जो एंजाइम है उनकी क्रिया की गति मंद हो जाती है। गांव में आपके प्याज, आलू, शकरकंद, अरबी आदि को संरक्षित करने हेतु मुख्यतः इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैस संग्रहागार। जो भोज्य पदार्थ है वो दीर्घ काल तक संग्रहित करके रखे जाते हैं। इस विधि में गैस का उपयोग करके भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। जैसे कि ये जो गैस संग्रह सिद्धांत है ये कोल्ड स्टोरेज की तरह ही है, और इसमें क्या है, फल एवं सब्जियां जो होती है वो निरंतर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते रहते हैं। तो जब जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं तो उनके भीतर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। अब इस कारण भोज्य पदार्थ सड़ जाते हैं। तो इन भोज्य पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रवाहित कर कर इनकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, जिसके कारण कच्चे व पके फलों एवं सब्जियों की चयापचय क्रिया रुक जाती है और ये सड़ने से बच जाते हैं। इस विधि से फल, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां, आलू, प्याज, अंडा आदि को लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है। सूक्ष्म हिमीकरण विधि, इसे आप डिहाइड्रोफ्रीजिंग विधि भी कहते हैं, और वास्तव में यह विधि अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। और जब जो सब्जियां हैं उनको, सब्जी हो गए, फल हो गए, यह संरक्षित करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उपस्थित जो नमी होती है उसकी कम से कम आधी मात्रा को सुखा दिया जाता है, तत्पश्चात उसका हिमीकरण किया जाता है। निर्जलीकरण विधि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी वृद्धि जो है आर्द्रता का होना आवश्यक होता है। तो भोजन से आर्द्रता को निकाल दिया जाता है, जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव नहीं पनप सकेंगे, और उन्हें भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो पानी की मात्रा है उसको कम करने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। इस विधि द्वारा जो है कच्ची फलियां, कच्चा आम, आंवला, अंजीर, अंगूर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछलियां, आलू, चिप्स, पापड़ आदि को सुरक्षित किया जाता है। अब निर्जलीकरण जो है उसकी भी कुछ विधियां हैं, जैसे कि प्राकृतिक विधि है। इसमें क्या है, धूप से सुखाना। धूप से हमारे घर में क्या करते हैं, बड़ी हो गए, पापड़ हो गए, चिप्स हो गए, इन सबको धूप में सुखाया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो व्यापारिक स्तर पर भी निर्जलीकरण किया जाता है, और इसमें जैसे कि स्प्रे करके सुखाना, रोलरों द्वारा सुखाना, ड्रम द्वारा सुखाना आदि विधि का, इसमें धूप विधि भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें दूध, फल, अंडा, मांस, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि को इस विधि द्वारा सुखाया जाता है।
और कुछ अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें अंशतः सुखाकर संग्रहित किया जाता है, जैसे कि गाढ़ा किया हुआ दूध हो गया आपका। तीसरा आपका झाग या चटाई शुष्करण विधि है। इसमें भोज्य पदार्थ में क्या करते हैं, ग्लिसरॉल, अंडा, मोनोस्टीयरेट का उपयोग करके झाग उत्पन्न किया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कम तापमान तथा कम समय में परीक्षण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। एक और है आपका शक्कर एवं नमक के प्रयोग से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मुरब्बा और अचार हो गया। इससे भी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। और सही भोज्य संरक्षण के लिए नमक की मात्रा 15 से 20% तथा शक्कर की मात्रा 65 से 70% तक होनी चाहिए। अब उच्च ताप का प्रयोग करके जो सूक्ष्म जीव है उचित तापक्रम पर जीवित रहते हैं। अगर उनको उच्च ताप पर रखा जाए तो इसके एंजाइम जो है उसकी क्रियाशीलता बिल्कुल मंद या नष्ट हो जाती है। इसमें है पाश्चुरीकरण 100 सेल्सियस से कम ताप पर। पहला तो उच्च तापक्रम पर कई जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उनकी क्रियाशीलता भी नष्ट हो जाती है। तो सामान्यतः दूध में जो पौष्टिकरण की क्रिया है वो 2 तापों पे होता है। पहला है 62.8 सेल्सियस, जैसे कि 143 फ़ारेनहाइट तापक्रम पर भी बोलते हैं। तो इस तापक्रम पर दूध को 30 मिनट तक रखा जाता है और उसके पश्चात उसे ठंडा कर दिया जाता है। दूसरी विधि है 72 सेल्सियस पर या 162 फ़ारेनहाइट पर तापक्रम पर। इसे जो है उच्च ताप कम समय विधि भी कहते हैं। इस तापक्रम पर दूध को 72 सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और उसके बाद तुरंत इसे 10 सेल्सियस से भी कम ताप पर ठंडा कर दिया जाता है। और ये कार्बोनेट ठंडे पेय पदार्थ को पौष्टिकरण करने के लिए उसे 66 सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखते हैं। तो पौष्टिकरण क्रिया के बाद भोज्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखने पर इसका जीवन काल और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 100 सेल्सियस ताप पर। ये जो है 100 सेल्सियस ये पानी का क्वथनांक होता है। इस तापक्रम पर जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु के बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं और तो दूध को उबाल देने से उसका जीवन काल काफी बढ़ जाता है। फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए इस तापक्रम पर 1 से 3 मिनट तक उबाला जाता है। उसके पश्चात तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिसे ब्लांचिंग कहते हैं। ब्लांचिंग करने से फलों एवं सब्जियों में उपस्थित जीवाणुओं का नाश हो जाता है। फलों एवं सब्जियों में उपस्थित एंजाइम का नाश हो जाता है, जिससे उन्हें सुखाते समय एंजाइमेटिक प्रक्रिया नहीं होती है तथा फल सब्जियां सड़ने से बच जाती है। ब्लांचिंग से फलों एवं सब्जियों के रंग, रूप, रचना, स्वाद आदि में परिवर्तन नहीं होता और इनका स्वाद जो है ताजा रहता है। नेक्स्ट है 100 सेल्सियस से अधिक ताप पर। इस ताप पर सभी सूक्ष्म जीवों विषाणुओं का नाश हो जाता है और जीवाणुओं के स्पोर भी नष्ट हो जाते हैं। अतः इस तापक्रम पर संरक्षित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ नहीं सड़ते और प्रेशर कुकर में पकाने पर तापक्रम में वृद्धि 100 सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट है नमी निष्कासन विधि। जो भोज्य पदार्थ है उसमें उपस्थित नमी के कारण जीवाणुओं की वृद्धि होती है। तो यदि भोज्य पदार्थों में से नमी को निकाल दिया जाए तो ये लंबे समय काल तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि आपका धूप में सुखाना, कृत्रिम विधि से सुखाना, नमी हटाना, शक्कर, नमक का प्रयोग आदि विधियां। आपके दलिया सूजी का जीवन काल को बढ़ाने के लिए उन्हें कम ताप पर भूनकर रखा जाता है। विसंक्रमण विधि जो है फफूंद को रोकने के लिए यह उत्तम विधि है। फफूंदी आपके ब्रेड, अचार, जैम, चटनी आदि पर उपस्थित होकर उन्हें सड़ा डालती है और यह विधि मुख्यतः आपके डिब्बा बंद, बोतल बंद करते समय की जाती है। दीर्घकाल तक संरक्षित करने के लिए उनका भी संक्रमण होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें जीवाणु भोजन को खराब कर देते हैं। तो खाद्य परीक्षण की इस विधि में सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ को, विशेषकर जो जैम, जेली, चटनी, सॉस, प्यूरी है, इसके फलों को डिब्बे जो होते हैं जार या बोतल में भरकर ढक्कन से अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। उसके पश्चात इन्हें
जो डब्बे हैं इनको खोलते पानी में 25 से 35 मिनट तक उबाला जाता है, जिससे डब्बे में जो उपस्थित जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, नष्ट हो जाए और इस कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रखे जा सके। आपके मांस, हरी सेम की फली, मटर आदि जो भोज्य पदार्थ है, एक विशेष प्रकार का जीवाणु जो होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम पाया जाता है, जो भोजन को जहरीला या विषाक्त करता है। तो इससे बचने के लिए इस भोज्य पदार्थ को 116 से 120 सेल्सियस तापक्रम पर 1 घंटे तक प्रेशर कुकर द्वारा गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है डिब्बाबंद या बोतलबंद विधि। कुछ जो भोज्य पदार्थ हैं, फल एवं सब्जियां जो है, उनको टीन या धातु के डिब्बे में परिरक्षण करना डिब्बाबंद कहलाता है। जब भोज्य पदार्थों को शीशे के जार में परिरक्षित करके रखा जाता है तो उसे बोतलबंदी कहते हैं। तो इन दोनों ही विधियों से भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से की जाती है। तो डिब्बा बंद का मुख्य सिद्धांत है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि विकास की गति को रोकना या मारना, ताप की एक निश्चित मात्रा प्रदान कर फलों एवं सब्जियों को परिरक्षित करने का कार्य किया जाता है। उच्च ताप पर 100 से 126 सेल्सियस पर गर्म करने से सभी जो जीवाणु और विषाणु सूक्ष्म जीव है नष्ट हो जाते हैं। फलों सब्जियों को बोतलों अथवा जारों में भरने से पूर्व इसका विसंक्रमण करना अत्यावश्यक होता है। और फिर विसंक्रमण के लिए जार और बोतल डिब्बों को गर्म किया जाता है। गर्म करने हेतु निम्नलिखित विधियां काम में ली जाती हैं। ओवन में गर्म किया जाता है। गहरे भगोने में खौलते पानी में बोतलों जारों के डिब्बों को 20-25 मिनट तक विसंक्रमित करना। और प्रेशर कुकर में 5 पाउंड के दाब पर करके उसे जार को गर्म करना। फलों को कैनिंग करने हेतु उन्हें शक्कर के साथ पकाया जाता है अथवा बिना शक्कर के प्रयोग किए इसे स्ट्यू करके तुरंत ही गर्म फलों को जार या बोतल में डाल दिया जाता है। उसके पश्चात बोतल या जार को अच्छी तरह से ढककर बंद करके सील कर दिया जाता है ताकि बाहरी हवा उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। इसके पश्चात फलों से भरे जो बोतल या जार होते हैं खोलते हुए पानी में 25 से 30 मिनट तक उबाला जाता है। सब्जियों को परिरक्षित करने से पूर्व उन्हें नमक के घोल में डाला जाता है। नेक्स्ट है विकिरण विधि। विकिरण विधि भोजन संग्रहण करने की एक विधि है। इस विधि में गामा किरण या तीव्र गति इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से सभी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। विकिरण विधि से आलू, प्याज, गाजर आदि को अंकुरित होने से बचाया जाता है। इस प्रकार अनेक फलों एवं भोज्य पदार्थों को शीघ्र पकने से रोका जा सकता है। विकिरण विधि से सुअर का बीफ, मांस को, फीताकृमि तथा ट्राइकेनेला को के संक्रमण से बचाया जा सकता है। परंतु विकिरण विधि से परिरक्षित जो भोज्य पदार्थ है स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है इसका पूरा पता भी नहीं चला है। तो विकिरण द्वारा भोज्य संरक्षण का उपयोग भंडारण हेतु अनाजों में सूक्ष्म जीवों को लगने से रोकने हेतु किया जाता है। आलू, प्याज, अरबी, गाजर की जड़ कंद वाली सब्जियों को अंकुरण होने से रोकता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु या उनकी वृद्धि, विकास एवं क्रियाशीलता को कम करने हेतु और पैक किए हुए भोज्य पदार्थों को विसंक्रमित करने हेतु। विकिरण द्वारा जो संरक्षित भोज्य पदार्थ है उसके निम्न लाभ होते हैं। भोजन कम समय में परिरक्षित हो जाता है। पौष्टिक तत्वों का नाश कम से कम होता है। अधिक से अधिक जीवाणु, विषाणु, फफूंदों, लार्वा, कीटों आदि का नाश होता है। विष उत्पन्न करने वाले दवाइयों से मुक्त रहता है क्योंकि सामान्य अनाजों के भंडारण हेतु कई रासायनिक दवाइयों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अनाज, दालें, सूखे मेवे, तिलहन, मसाले आदि दीर्घकाल तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। कुछ रासायनिक विधियां जिससे भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, जैसे कि शक्कर द्वारा। शक्कर द्वारा भोज्य परिरक्षण की तरह कार्य करता है शक्कर। यदि फलों में, सब्जियों में 68 से 70% शक्कर मिला दिया जाए तो पराशरण क्रिया के कारण सूक्ष्म जीवों, फफूंद आदि की सक्रियता को नष्ट कर देते। इस कारण फफूंद और सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते।
अतः भोज्य पदार्थ लंबे समय तक परिरक्षित रहता है, जैसे कि जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी आदि। फिर है तेल एवं मसालों द्वारा। तेल मसाले द्वारा प्राकृतिक भोज्य परिरक्षण की तरह कार्य करते हैं ये, और इसमें निहित कई रासायनिक तत्व होते हैं जो भोजन को सड़ने और गलाने से बचाते हैं, और इनकी उपस्थिति से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, जिससे कि भोज्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, राई, मेथी, अजवाइन आदि। और तेल भी सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोधक एवं फफूंदों का निरोधक होता है, इसलिए अचार में देखते हैं कि तेल डाला जाता है। इसके साथ साथ अम्ल द्वारा भी होता है, जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिरका, ग्लेशियर, एसिटिक एसिड, ये जो है भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको निष्क्रिय कर देते हैं, और इसकी वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता रुक जाती है, और खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और नेक्स्ट है नमक द्वारा। नमक जो है भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को अपने में बांध लेता है, जिससे कि सूक्ष्म जीव जो है पनपने के लिए मुक्त रूप से नहीं मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त नमक परासरण क्रिया के द्वारा सूक्ष्म जीवों में उपस्थित नमी को भी सोख लेता है, और इनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भोजन का परिरक्षण हो जाता है। अचार में 15 से 20% नमक की उपस्थिति इन्हें सड़ने से बचाती है। नेक्स्ट है रासायनिक परिरक्षक द्वारा। रासायनिक परिरक्षक जैसे कि आपका सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक अम्ल हो गया, सार्बेट हो गया, ये सारे जो है ये रासायनिक परिरक्षक हैं जो भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। इसमें सोडियम बेंजोएट जो है ये अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है, परंतु क्षारीय माध्यम में इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग जो है जैम, अचार, मुरब्बा आदि में बनाने में किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग स्क्वैश शरबत को परिरक्षित करने में किया जाता है, और सार्बेट का प्रयोग स्प्रे और कोटिंग के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार एंटीबायोटिक द्वारा भी भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया टेरामाइसिन हो गया, नियोमाइसिन है, और ओरियोमाइसिन है, नियासिन है आदि। इनका उपयोग एंटीबायोटिक की तरह किया जाता है। तो इसमें टाइलोसिन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, और नियासिन जो है ये बीजाणुओं के अंकुरण को रोकता है। अतः भोज्य पदार्थ लंबे काल तक सुरक्षित रूप से संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है खमीरीकरण की विधियां। खमीरीकरण एंजाइम तथा सूक्ष्म जीवाणु कार्बोज पर क्रिया करते हैं तथा उसे अपघटित कर लेते हैं। खमीर एंजाइम्स अथवा लैक्टिक जीवाणु द्वारा कार्बोज के अपघटन की क्रिया ही किण्वीकरण या खमीरीकरण कहलाती है, और इसके फलस्वरूप जो है लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल या अल्कोहल बनते हैं जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक परिरक्षित करते हैं। तो भोज्य पदार्थ की खमीरीकरण की निम्न विधियां हैं। पहला है लैक्टिक अम्ल खमीरीकरण। इसमें लैक्टिक जीवाणु द्वारा दूध में उपस्थित जो लैक्टोज शर्करा का खमीरीकरण होता है, तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु वायु की उपस्थिति में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल खमीरीकरण जो है, इसमें विनेगर जीवाणु जब वायु की उपस्थिति में अल्कोहल पर खमीरीकरण की क्रिया करता है तब एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, और 5 से 7% एसिटिक एसिड भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके परिरक्षण का कार्य करती है। नेक्स्ट है अल्कोहल खमीरीकरण। अल्कोहल खमीरीकरण हवा की अनुपस्थिति में होता है, जिसे कि एनारोबिक प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें ईस्ट की उपस्थिति में अनाज, दाल में उपस्थित जो कार्बोज पर खमीरीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने का कार्य करता है। इडली, डोसा, जलेबी आदि भी इसी विधि से तैयार किए जाते हैं।